नमस्कार। राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद को यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स ने आज मार गिराया। दोनों उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड थे। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस के मुताबिक इनके पास से विदेशी हथियार भी बरामद हुए हैं। एनकाउंटर झांसी में पारीछा डैम के पास एसटीएफ ने किया। प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक इनपुट थे कि रास्ते में काफिले पर हमला करके अतीक को छुड़ाने की प्लानिंग की जा रही थी। दूसरी तरफ अब एनकाउंटर पर सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं झूठे एनकाउंटर कर मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। बीजेपी सरकार भाईचारे के खिलाफ है। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी इसे संविधान का एनकाउंटर बता रहे हैं। अब सवाल उठता है, माफिया के खिलाफ एक्शन को धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है? बहस शुरू करें उससे पहले जरा जान लीजिए एनकाउंटर से लेकर अब तक आज दिन भर क्या हुआ है। अतीक का बेटा, तीसरे नंबर का बेटा असद, आज उसका एनकाउंटर कर दिया गया। साथ ही में शूटर गुलाम मोहम्मद का भी एनकाउंटर हुआ। झांसी में पारीछा डैम के पास मुठभेड़ में ये दोनों मारे गए। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम यूपी पुलिस ने रखा था। उमेश हत्याकांड के बाद से दोनों फरार चल रहे थे। और यह भी आपको बता दें, अतीक का तीसरे नंबर का बेटा असद उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। बाकायदा सीसीटीवी फुटेज में वो उमेश पाल को गोली मारता हुआ कैद भी हुआ था। एसटीएफ 48 दिन से दोनों को ट्रेस कर रही थी। झांसी में दोनों की लोकेशन मिलने पर रेड मारी गई। डिप्टी एसपी नवेंदु और विमल कर रहे थे इस पूरे पुलिस के दस्ते को लीड। और सीएम योगी ने एनकाउंटर टीम की तारीफ भी की है। सीएम योगी लॉ एंड ऑर्डर पर उन्होंने मीटिंग भी की है। ये एनकाउंटर की पहले जरा ये देख लीजिए उमेश पाल हत्याकांड की सीसीटीवी फुटेज, जिसमें असद खुद गोली चलाता हुआ दिखाई दे रहा है उमेश पाल पर। अब असद के पास से मिला क्या क्या है? ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर 455 बोर, वॉल्दर P88 पिस्टल, फिर एक बाइक, ये पुलिस ने बरामद किया है असद के पास से। अब उमेश पाल हत्याकांड मामले में अब तक 4 लोगों का एनकाउंटर हो चुका है। जरा देख लीजिए, आपको याद दिला दें। असद अतीक का बेटा, जिसका आज एनकाउंटर हुआ। फिर गुलाम मोहम्मद शूटर उमेश पाल हत्याकांड का, उसका भी एनकाउंटर हो गया है। अरबाज का एनकाउंटर हो चुका है, जो कि ड्राइवर था उस गाड़ी का। ये देखिए ऊपर। फिर उस्मान चौधरी, जो कि उमेश पाल हत्याकांड का शूटर था, उसका भी एनकाउंटर हो चुका है। एक प्लानर था सदाकत, वो गिरफ्तार है। गुड्डू मुस्लिम, जो कि बमबाज था, जिसने बम फेंका था, वो फरार है। आयशा नूरी, अतीक की बहन, फरार है। शाइस्ता परवीन, अतीक की पत्नी, वो भी फरार है। वहीं दूसरी तरफ आज गैंगस्टर अतीक अहमद की प्रयागराज सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई। गैंगस्टर अतीक को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर अदालत ने भेज दिया। कोर्ट से निकलते वक्त अतीक पर जूता चलाने की भी कोशिश हुई। बेटे के एनकाउंटर की जब उसे खबर मिली तो अतीक फूट फूट कर रोया भी। प्रयागराज स्थित कोर्ट रूम में गश्त खाकर बैठ गया था अतीक अहमद। उसे चक्कर आया और उसकी तबीयत भी थोड़ी बिगड़ गई थी। खबर पर अतीक का भाई अशरफ शांत होकर खड़ा रहा। असद के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव की सबसे पहले प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा झूठे एनकाउंटर कर मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का न्यायालय में विश्वास नहीं है। आज के और हालिया एनकाउंटरों की भी गहन पड़ताल होनी चाहिए। फेक एनकाउंटरों में शामिल दोषियों को न छोड़ा जाए। सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं होता। बीजेपी सरकार भाईचारे के खिलाफ है। अब एनकाउंटर को लेकर ओवैसी का भी बयान आ गया। असदुद्दीन ओवैसी ने इसे मजहबी रंग देने की कोशिश की। कहा मजहब के नाम पर एनकाउंटर हुआ है। कोर्ट और जज किस लिए हैं? अदालतों को बंद कर दो। मजहब के नाम पर एनकाउंटर हुआ है। क्या बीजेपी जुनैद और नासिर के मारने वालों को भी गोली मारेगी? देश में संविधान का एनकाउंटर करने की कोशिश हो रही है। जरा सुनिए असदुद्दीन ओवैसी को। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो, फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को।
एनकाउंटर के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया, अपराधी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। से लगातार प्रयास कर रही थी। आज झांसी में पुलिस से मुठभेड़ में वह मारे गए हैं, यह सूचना मुझे मिली है। मैं पूरी एसटीएफ टीम को बधाई देता हूं और जो अपराध करेगा वो बचेगा नहीं, या तो फांसी में चढ़ेगा, और अगर पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करेगा तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है। अब इस एनकाउंटर पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। 24/2/2023 को जो 2 अभियुक्त जिनको आपराधिकृत करते हुए सबने देखा है, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। अब उमेश पाल जिनकी हत्या कर दी गई थी, उनके परिवार ने क्या कहा आज असद के एनकाउंटर पर, जरा वो भी सुनिए। देखिए बेटा, यही है कि जो भी आज पुलिस प्रशासन ने किया है और ऊपर मुख्यमंत्री जी का आदेश था, बस इसी तरह ये करते रहे, हमारे आत्मा को संतुष्टि। अभी हमने कोर्ट का सुना है कि उसको जो है तो पुलिस रिमांड पे ली है। अब वो जब रिमांड पे ले चुकी है तो जितना होगा अपने कानूनी कार्रवाई से उनसे। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। असद के एनकाउंटर पर क्यों भड़के अखिलेश और ओवैसी? और दूसरा, अपराधियों के एनकाउंटर को मजहबी रंग क्यों? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से अनिला सिंह आ गई हैं, समाजवादी पार्टी से अब्दुल हफीज गांधी को आप देख पा रहे हैं, एआईएमआईएम से मेरे साथ दानिश कुरैशी हैं, विभूति नारायण राय हैं, यूपी के डीजीपी रह चुके हैं, और हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और खुद यूपी से आते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति, वहां की सामाजिक स्थिति को बेहतर समझते हैं। आप सभी का स्वागत। अब्दुल हफीज गांधी, एक अपराधी का एनकाउंटर हुआ, उस पर राजनीति क्यों? कैसे असद का एनकाउंटर भाईचारे के खिलाफ हो गया? अब्दुल हफीज गांधी। अमानत जी, एक बात कहना चाहूंगा, यदि ये कहा जा रहा है कि दुर्दांत से दुर्दांत अपराधी को हम एक न्याय प्रक्रिया से गुजारेंगे, तो ये कैसे आप कह रहे हैं कि जो है सवाल उठा रहे हैं? सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि हम एक बनाना रिपब्लिक नहीं है, हमारे पास कोई कंगारू कोर्ट्स नहीं है। हमारा देश संविधान से चलता है, कानूनी प्रक्रिया से चलता है, सीआरपीसी से चलता है, आईपीसी से चलता है, और कैटना ऑफ लॉज है हमारे पास, अदालतें हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं। ये फैसला करेंगे। अगर अदालत भी आप बन जाएंगे, एग्जीक्यूटिव भी आप बन जाएंगे, तो फिर मैं समझता हूं कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है हमारे यहाँ, कि हर किसी का काम अलग अलग है, जुडिशरी का काम अलग है, एग्जीक्यूटिव का काम अलग है। वन सेकंड, मैं आपसे सहमत हूं, और मुझे लगता है, सुनिए ना मेरी बात तो सुनिए, मुझे लगता है इस पैनल में या पूरे देश में कोई भी ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कुछ एक लोग हों जो चाहते हो कि ऐसे लोगों को मार देना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, जो इस संविधान में, कानून में यकीन रखते हैं, वो आपसे सहमत होंगे कि सबको कानूनी प्रक्रिया से गुजारना चाहिए। लेकिन भाई मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं, यूपी पुलिस का वर्जन आपने सुन लिया। क्या आप एनकाउंटर वाली जगह पर मौजूद थे? क्या अखिलेश जी मौजूद थे जो आप इसे फर्जी एनकाउंटर करार दे रहे हैं? बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में आपको मिल जाएगा कि असद का एनकाउंटर हो सकता है। बहुत सारे लोग पहले से ही बोल रहे थे, कुछ राजनीतिज्ञों ने भी बोला है कि इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जब पहले से ही कहा जा रहा है कि ये चीज हो सकती है, तो उस पर सवाल नहीं उठेंगे क्या? सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नोटिस अगर किसी को मिले हैं फेक एनकाउंटर्स पे, तो उत्तर प्रदेश की सरकार है। इंडियन एक्सप्रेस ने पूरी की पूरी स्टोरी की है। अरे भाई आप उठाइए फेक एनकाउंटरों पर सवाल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक, सुनिए अब्दुल हफीज गांधी, मैं कह रहा हूं जब तक कोई सबूत ना हो कि यह फर्जी एनकाउंटर है, तब तक आप इसे फर्जी कैसे कह सकते हैं? नहीं, एक बात बताइए, जब पहले से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये होगा, जब पहले से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सबको मिट्टी में मिला देंगे, इसका क्या मतलब है? क्या ये संवैधानिक भाषा है? क्या ये कानूनी भाषा है? एक मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं है, नोबडी इज अबव द लॉ। जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है उसमें पूरी की पूरी प्रक्रिया है, और हम एक सिविलाइज नेशन है, अनसिविलाइज नेशन नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, अच्छा ठीक है, चलिए, पॉइंट टेकन। मैंने आपकी बात मान ली कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुलेआम और शुरू से कहते थे अपराधियों की जगह या तो ऊपर है या जेल के अंदर है। मैंने मान लिया कि वो मिट्टी में मिला देंगे बयान से, आपको शक होता है कि ये फर्जी इनकाउंटर है, लेकिन ये भाईचारे के खिलाफ कैसे हो गया? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा अभी तक। भाईचारे के खिलाफ इसलिए हो गया
कि माननीय मुख्यमंत्री की जो स्वजातीय माफियाज हैं, उनके साथ तो मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, उनको एमएलसी बनवाते हैं, उनको एमएलए बनवाते हैं, उनके घर कभी बुलडोजर नहीं जाता है। तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जो स्वजातीय माफिया है, क्या वो माफिया नहीं है? मैं एक दर्जन भर नाम गिना दूं। ब्रजेश सिंह क्या है, धनंजय सिंह क्या है, विनीत सिंह क्या है, कुंटू सिंह क्या है, सुशील सिंह क्या है, ये मुझे बताइए। कितनी बार बुलडोजर चला? और हम तो बुलडोजर पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं, क्योंकि बुलडोजर पॉलिटिक्स की जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है उसके खिलाफ है। कहां आईपीसी में लिखा है, कहां सीआरपीसी में लिखा है? अब्दुल हफीज गांधी, क्या आप असदुद्दीन ओवैसी की तरह ये आरोप लगा रहे हैं कि ये धर्म देखकर जानबूझकर फर्जी इनकाउंटर किया गया है? उत्तर प्रदेश में बाबा या योगी जी धर्म देखकर इनकाउंटर करवाते हैं? अब्दुल हफीज गांधी, सुन पा रहे हैं मुझे? सवाल दोहरा दीजिए मानक जी। असदुद्दीन ओवैसी से आप सहमत हैं? क्या यह धर्म देखकर इनकाउंटर किया गया है क्योंकि मुसलमान है असद? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं पहले के उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर, चाहे वो एनएचआरसी के नोटिस हो या इस तरह की जो बुलडोजर पॉलिटिक्स माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जो अबव द लॉ कर रहे हैं। यहां आप ये देखिए कि कोई भी संस्था हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की क्यों ना हो, इट इज अंडर द लॉ, nobody is above the law। मैं मान गया आपकी बात, वो आपका पहला पॉइंट था, पॉइंट टेकन अब्दुल हफीज गांधी। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, भाईचारे की दुहाई जब अखिलेश यादव देते हैं, मैं ये पूछ रहा हूं क्या मुसलमान था असद, इसलिए उसे फर्जी इनकाउंटर में मारा गया? ये आरोप है आपका? हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि कोई भी किसी संप्रदाय से आए, कोई भी किसी समाज से आए, लेकिन उसे कानूनी प्रक्रिया से गुजारा जाना चाहिए। और आज के एनकाउंटर में ऐसा प्रतीत होता है कि कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजारा गया है। आप ये देखिए, जो कारण पुलिस बता रही है कि अतीक को छुड़ा सकते थे, ये क्या संभव है कि जितनी पुलिस सिक्योरिटी में आज अतीक चल रहा है, उसे कोई भी दो लोग आके छुड़ा सकते हैं? तो क्या ये शक पैदा नहीं करता पुलिस की कार्रवाई पर? और पहले भी हम देख चुके हैं, पहले भी बिक्रू कांड में हम देख चुके हैं कि पुलिस की कार्रवाई पर सवाल पहले भी उठे हैं। एक मिनट, और हम हमेशा से अब्दुल हफीज गांधी, ऑलराइट, वन सेकंड। देखिए, कहना बड़ा आसान होता है जब इतने दुर्दांत, आप उसे दुर्दांत अपराधी तो मानते हैं ना असद को, या उसमें भी आपको कोई शक है? नहीं, एक तरफ आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सक्षम है और इतनी टाइट सिक्योरिटी है, सब कुछ है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि दो व्यक्ति आकर एक अपराधी को छुड़ा ले जाते। ये तो आपकी नहीं, एक सेकंड। यूपी पुलिस का कहना है कि छुड़वाने की प्लानिंग कर रहे थे, और अगर छुड़वाने की प्लानिंग नहीं भी कर रहे थे तब भी उसके सिर पर 2.5 लाख का या 5 लाख का इनाम तो है ना। आप ये तो मानते हैं? सीसीटीवी फुटेज आप कहें तो मैं आपको दिखा दूं। एक सेकंड अब्दुल हफीज मानक जी, मैं सीसीटीवी फुटेज उमेश पाल हत्याकांड की आप कहें तो मैं आपको दिखा दूं, जिसमें बाकायदा असद उमेश पाल पर गोली चलाते हुए दिखाई दे रहा है। या तो आप कह दीजिए कि वो मासूम है, निर्दोष है, या फिर आप सीधे सीधे कह दीजिए हमें बस इस फर्जी इनकाउंटर से दिक्कत है। हम कह रहे हैं कि वो बिल्कुल दोषी है, मान के चलें कि बिल्कुल दोषी है। हाँ। तो क्या आप उसे कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजारेंगे? क्या पुलिस का कर्तव्य नहीं था? अगर वो ये कह सकते हैं कि वो प्लानिंग कर रहे थे, इसका मतलब वो वायलेंट एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, वो प्लानिंग कर रहे थे, तो क्या आप उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते थे? क्या कानूनी प्रक्रिया से आप नहीं वायलेंट एक्टिविटी वो कर चुका? एक मिनट नहीं, 1.5 महीने से ऊपर हो गया अब्दुल हफीज गांधी, ये सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए आप। मैं अभी की बात कर रहा हूं, आपने कहा कि वो प्लानिंग। अरे भाई, तो वो जो उसने मर्डर किया उमेश पाल का, उस जुर्म को पानी से धुल गया क्या? वो फरार था। मिलनी चाहिए, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ प्रक्रिया है ना। अगर हमारे यहाँ प्रक्रिया नहीं है, अगर हम बनाना रिपब्लिक हैं, अगर हम कंगारू कोर्ट्स हैं, तो यू शुड गो। आई एग्री विथ यू, आपका पॉइंट टेकन। लेकिन मैंने कहा, आपको पता है ज्यादातर इस तरह के जो दुर्दांत अपराधी होते हैं, जो इस तरह से सीसीटीवी फुटेज में बाकायदा उमेश पाल, जिसके साथ पुलिस की सिक्योरिटी थी, इतने हाई प्रोफाइल केस में वो अहम गवाह था, उसका मर्डर अगर कोई कर दे तो वो दुर्दांत अपराधी होता है। मान लीजिए। और सुनिए मेरा सवाल तो सुनिए। सवाल मेरा ये, आपको पता है इस तरह के कितने अपराधी पुलिस के सामने सरेंडर करते हैं? अगर एक अपराधी पट्टी लेकर और कहता है कि मैं योगी जी से डर गया हूं और मुझे पकड़ लीजिए, तो ये महज ड्रामेबाजी से ज्यादा कुछ नहीं है। कैसे एक अपराधी का एक पट्टी लेकर? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं। दैट्स माय पॉइंट अब्दुल हफीज गांधी, मेरा पॉइंट यही है। आपको कैसे पता कि ये फर्जी इनकाउंटर, सुनिए, आपको कैसे पता कि ये फर्जी इनकाउंटर है? अगर यूपी पुलिस कह रही है अगर वो सरेंडर करता तो गिरफ्तार कर लेते, और इतने ऐसे अपराधी कहां सरेंडर करते हैं भाई? बैठे हैं विभूति नारायण जी, अभी पूछूंगा उनसे। मैंने मानक जी पहले ही कहा कि हमारे अनुभव, हमारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि अगर आप पूरे एनकाउंटर्स की लिस्ट उठाकर देख लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस की पूरी एक इन्वेस्टिगेशन है जहां पर यह कहा गया है कि पैर के नीचे ही गोली क्यों लगती है।
हर एनकाउंटर में पैर के नीचे ही गोली क्यों लगती है, ये आप मुझे बता दीजिए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एनकाउंटर्स पे सवाल उठे हैं और उठते रहेंगे। कई मामलों में तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन कराई है दूसरे प्रदेशों अनिला की। सिंह, ऑल राइट, समझ गया मैं। अनिला सिंह, अनिला जी, ये फर्जी इनकाउंटर करके क्या आप हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं क्या? क्योंकि चुनावी साल है, अब 1 साल रह गया लोकसभा के चुनाव में। अनिला सिंह, मेरी सबको राम राम। और सबसे पहले तो मैं अब्दुल हफीज गांधी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि इन्होंने हमारा जो एक मिशन विजन हम लेकर चले हैं उत्तर प्रदेश में खास तौर से, कि यहाँ पे अपराध और अपराधियों के प्रति जो है जीरो टॉलरेंस हमारी रहेगी, हमने जीरो टॉलरेंस दिखा दी और ये अपराधी के साथ खड़े हुए हैं और अपराधियों के साथ ये खड़े हुए हैं। तो सीधी सी बात है, 2024 का रास्ता आपने हमारा बहुत आसान कर दिया, शुक्रिया। आप फर्क देखिए भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता में और समाजवादी पार्टी की मानसिकता में। हम जो है अपराध और अपराधी को खत्म करने के रास्ते पे चलते हैं, रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो, और ये अपराध और अपराधी को बचाने, और इसमें आतंकवादी और जोड़ दीजिए, उसको बचाने के लिए चलते हैं। अब जब कुछ नहीं मिलता है तो ये यहाँ पर भाईचारा ले आते हैं कि भाईचारा खतरे में पड़ गया। क्यों? क्योंकि आतंकवादी या अपराधी जो है वो एक धर्म विशेष से आता है। अब आप कहानी सुनिए इस अतीक अहमद की। 17 वर्ष की आयु में सबसे पहले इसके ऊपर हत्या का मामला दर्ज हुआ था, और ये वही अतीक अहमद है जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में अगर हम क्षेत्र देखें तो प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट में ही नहीं, पर हमने देखा कि बिहार में भी इसके खिलाफ जो है हत्या, अपहरण, जबरन वसूली, इन सब के मुकदमे इसके ऊपर लगे। और इसमें ना केवल डकैती और हत्या के SC ST एक्ट भी लगा, बलवा का भी लगा, अवैध वसूली का भी लगा, गैंगस्टर एक्ट भी लगा, अनेक गंभीर धाराओं के मुकदमे इनके ऊपर लगे। पर 2001, 2003, 2004 में सरकार जो आई उन लोगों ने मुकदमे वापस भी लिए। इसके अलावा 14 मामलों में गवाहों के मुकरने या साक्ष्य नहीं मिलने की वजह से अतीक अहमद दोष मुक्त कराए गए। किसने मदद करी? इन सरकारों ने मदद करी, जिसका मुकदमा अभी भी एक प्रवक्ता बैठकर आपके चैनल पर कर रहे हैं। और 6 मुकदमे ऐसे थे यहाँ इसमें मानिक जी कि 6 मुकदमों में पुलिस ने जांच के बाद फाइनल क्लोजिंग रिपोर्ट लगा दी कि इसमें अतीक अहमद साहब या इनके लोगों का कुछ भी गड़बड़ नहीं है, ये तो दूध के धुले हुए हैं। और एक मामले में जो जिसमें पुलिस ने अतीक की नामजदगी को ही गलत बता दिया, CBCID का एक मुकदमा था वो भी खत्म करा दिया। तो ऐसे अनेक मुकदमे थे जो इन सरकारों ने, यानी कि समाजवादी पार्टी की खासतौर से सरकारों ने आकर इनके ऊपर से मुकदमे खत्म कराने का प्रयास किया। वहीं अगर हम योगी सरकार की बात करते हैं तो अतीक से जुड़े 25 मुकदमों में कोर्ट हाजिरी हो रही है। वहीं 11 मुकदमों में साक्ष्य पेश किए जा चुके हैं। अतीक के भाई यानी कि उनके पूर्व विधायक जी करके ये लोग बात करते हैं ना, अशरफ के खिलाफ जो है 53 मामले दर्ज हैं। वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता के खिलाफ 4 और इसके बेटों के खिलाफ भी है। ये जो आज जो एनकाउंटर में मारा गया है इसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। और अब इसकी हजारों करोड़ों की जो प्रॉपर्टी थी, चाहे उसको कॉन्फिस्केट कर लिया गया या उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। ये है योगी की सरकार कि तुम कितने भी तुर्रम खान चीज होगे, तुम जितनी भी दहशतगर्दी करते होगे, उत्तर प्रदेश जो है ये तुम्हारा खेल का यानी दहशतगर्दी का खेल का मैदान नहीं रहेगा। अनिला जी, और एक बात और कह दूं मानिक जी, फिर आप पूछ लीजिएगा। बारंबार मैं सुनती चली आ रही हूं, अरे भाईचारा खत्म हो गया। उधर ओवैसी साहब जो हैं हैदराबाद वाली पार्टी वाले, वो कह रहे हैं अरे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ, अगर 124 अपराधी अलग अलग एनकाउंटर में ढेर हुए हैं, उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इन लोगों ने इनको केवल क्वांटिटेटिवली बढ़ाया, क्वालिटेटिवली नहीं बढ़ाया। अपराध के रास्ते में ये गए। पर अगर इसी में मैं बात करती हूं, इनसे पूछिए कि जो 124 में 58 जो लोग नहीं अपराधी जो मारे गए थे, वो किस जाति और धर्म से आते थे? हाँ, क्या इसमें 8 ब्राह्मण भी जो थे उनका एनकाउंटर हुआ कि नहीं हुआ जिसमें वो मारे गए? 11 ठाकुर थे कि नहीं थे जो एनकाउंटर में मारे गए कि नहीं मारे गए? अनिला जी एक सेकंड। अनिला जी, आपने अतीक अहमद और उसके परिवार का पूरा आपराधिक इतिहास बता दिया। अच्छा किया आपने, ताकि पता लगे दर्शकों को भी। वैसे तो मालूम है सबको, ज्यादातर लोगों को, लेकिन अब्दुल हफीज गांधी जो कह रहे हैं, और मैं पूरी तरह सहमत हूं, चाहे अपराधी हो चाहे आरोपी हो, कोई भी गंभीर आरोप हो, इस देश में संविधान है, कानून है, अदालतें हैं, वकील हैं।
अनिला जी, जी मुख्यमंत्री का ये कहना मिट्टी में मिला देंगे या तो जेल जाएगा या ऊपर जाएगा, तो उससे तो शक होगा ही कि आप चुन चुन कर मार रहे हैं। नहीं, आप दो बात कहूंगी यहां पर, ठीक है, क्यों ना मिलाए मिट्टी में। हाँ, जब ये जो एक आम इंसान है उनको मिट्टी में मिलाते हैं, उनके कत्ल करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनसे एक्सटॉर्शन करते हैं, तो समाजवादी पार्टी और ओवैसी जैसे राजनीतिक दल उनके साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। अनिला जी, एक सरकार कैसे मिट्टी में मिलाने की बात कर सकती है? 10 सेकंड मानी जी, 10 सेकंड, आई रिक्वेस्ट यू, जस्ट 10 सेकेंड्स। अखिलेश यादव जी का दर्द नहीं छलकता? हाल फिलहाल में जब उमेश पाल के साथ साथ 2 सिपाही जो हैं वो भी शहीद हुए थे, तब तो इनका दर्द नहीं छलका था, तब इनको भाईचारा नजर नहीं आ रहा था। आज ये एनकाउंटर होता है तो जब पुलिस के ऊपर गोली चलेगी तो पुलिस कहेगी नहीं नहीं नहीं, चला लो गोली, हम खड़े हुए हैं, मार डालो हम लोगों को। तुम लोग तो जो है भाईचारा हमें मेंटेन करना है भाई, हमें तो अखिलेश यादव जी की पार्टी का। अनिला जी, क्या आपकी पार्टी, आपकी सरकार कानून में विश्वास करती है और ये मानती है कोई भी अपराधी हो उस पर मुकदमा चलकर अदालत से ही उसका फैसला होना चाहिए? जी, कानून के तहत ये एनकाउंटर हुआ, ये राइट पुलिस वालों को कानून ने दिया है कि अगर उनके ऊपर गोली चलती है तो उसके जवाब में वो गोली चला सकते हैं। ये ट्रेंड लोग हैं। अगर मैंने अभी गिना दिया ना कितने एनकाउंटर्स हुए हैं। अनिला जी एक सेकंड, अनिला जी एक सेकंड, अनिला जी थोड़ी सी क्लैरिटी, देखिए थोड़ी सी क्लैरिटी, क्योंकि आपकी पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री, प्रवक्ता, और आपने खुद कहा अभी मिट्टी में क्यों ना मिलाएं। मैं ये कह रहा हूं मिट्टी में मिलाने की भाषा कानूनी भाषा नहीं है, माफ करिएगा अनिला जी। इसका मतलब आप कानून में भरोसा नहीं करती क्या? क्या आप वाकई ये मानती हैं जो अपराधी या जो आरोपी आम लोगों को मिट्टी में मिलाए उसे मिट्टी में ही मिला देना चाहिए? और अगर ऐसा है तो अपराधी में और एक सरकार की भाषा में फर्क क्या रहेगा? सरकार की भाषा, सरकार का काम यही होता है जो आज हुआ है। सरकार का काम यही होता है जो मैंने अभी गिनाया कि अतीक से जुड़े हुए 25 मुकदमों में कोर्ट में हाजिरी हो रही है। उनको गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए था। कानून नहीं, आप जाइए ना जुडिशरी से पूछिए क्यों नहीं डिस्पोज फटाफट करते हैं भाई। आप इनसे पूछिए, अखिलेश यादव जी की पार्टी से और अखिलेश यादव जी से जाकर और वैसे से पूछिए भाई इतनी ज्यादा आपको सहानुभूति इन लोगों के साथ क्यों होती है? नहीं होती हमको साहब, बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल। पर कानून से तो सहानुभूति है अनिला जी। नहीं तो जो आज कार्य हुआ है वो भी कानून के तहत ही हुआ है। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आपका स्टैंड ये है अनिला जी कि आरोपियों को कोर्ट में पेश करके उनका फैसला वहीं से होना चाहिए? आपका ये स्टैंड है या फिर आपका ये मिट्टी में मिला देना चाहिए? बिल्कुल कोर्ट में मुकदमा चल के फटाफट फैसला होना चाहिए, पर अगर पुलिस उन्हें ट्रेस करिए, उत्तर उन लोगों को भी है ना। कह रहे थे मिल ही नहीं रहे उमेश पाल हत्याकांड में जो लोग इन्वॉल्व है, पुलिस कर क्या रही है, एसटीएफ कर क्या रही है, जवाब मिल गया उन लोगों को। एसटीएफ और पुलिस हाथ में ओके, दानिश कुरैशी, ऑलराइट, दानिश कुरैशी, ऊपर गोली चलाई जाएगी मानक जी, तो आपको लगता है वो तो पुलिस तो पकड़ना ही चाह रही थी ना, एसटीएफ तो दानिश कुरैशी, असदुद्दीन ओवैसी, दानिश कुरैशी इतने गुस्से में क्यों है भाई? एक अपराधी का इनकाउंटर हुआ है और पुलिस कह रही है हम पर गोली चलाई, प्लानिंग कर रहा था वो अपने बाप को छुड़वाने की, इतने गुस्से में क्यों है ओवैसी साहब? देखिए मानक, मैं जवाब दूं और मैं उम्मीद करूंगा अनिला बहन से कि वो बीच में ना बोले, तो मैं बीच में जब बोलूंगा ना तो समझ में आ जाएगा कि कितना। देखिए अब तक 124 एनकाउंटर की उन्होंने बात कही, ठीक है, इस बात पे वो फक्र कर, इस बात पे फक्र नहीं कर रहे कि वो उनकी ट्रायल चलाई जाती है, उनको कन्विक्शन आता। दूसरे नंबर की बात उन्होंने कही अपराधी और आरोपी। आप याद रखिए, अपराधी अगर कोई है जिस पे अपराध साबित हो चुका है तो वो जेल में होता, लेकिन वो अपराधी नहीं है, आरोपी है, तो भी आप ये कह रहे हैं कि हम मिट्टी में मिला देंगे या गोली मार देंगे। तो मुझे लगता है कि ये वही भाषा है जो अतीक अहमद या अतीक अहमद के बेटे के ऊपर आरोप है, जो सरकार बोल रही है। दूसरे नंबर की बात, अभी जब आप डिबेट शुरू कर रहे थे उसके पहले आपने दिखाया था कि डिप्टी सीएम जो है केशव प्रसाद मौर्य जी बधाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या निकल के आता है? आप बताइए, जिन पुलिस महकमे की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखने की थी, उन्होंने किसी घटना को अंजाम दिया
चलिए मान लीजिए कि वो फर्जी है या नहीं है, वो तो आइंदा के दिनों में बाहर आ ही जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि इस घटना के पूरी तफ्तीश सामने आने के पहले वो बधाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार की जो छुपी मंशा है, जो मन में छुपी है, वो मंशा जिस तरह से बाहर आई है उसकी बधाई बांट रहे। ठीक है, बांटिए। देखिए, ये जो बीजेपी एक कॉन्सेप्ट खड़ा कर रही है ना पूरे देश में कि एनकाउंटर ऑन डिमांड, ये जो मेंटालिटी है ना, ये हम जंगल राज की तरफ ले जा रहे हैं। आप याद रखिए, किसी की भी डिमांड पे कुछ भी नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ कानून है, जुडिशियल सिस्टम है, गवर्नमेंट है, और सबके अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे लिए कोई सहानुभूति नहीं है किसी के ऊपर कोई आरोप है तो, लेकिन आप सरकार में हैं, आप किसी पर भी गोली चला देंगे। देखिए, अभी तक मैं आपको बताऊं, 4 लोगों का आपने बताया कि ये उमेश पाल हत्याकांड वाले मामलों में 4 लोगों के एनकाउंटर हुए, आज के 2 मिला के। मैं मानक जी, अनिला सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने हथियार दिए, जिन्होंने हथियार चलाए, जिन्होंने बम चलाए, जिन्होंने गोली चलाई, वो सब पर आरोप स्थापित हो गए, कुछ लोगों के एनकाउंटर हो गए। मैं ये पूछ रहा हूं कि अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में बैठे हैं और वहां से बैठ के फोन पे अगर कमांड गया कि भाई उमेश पाल की हत्या कर दो, जो आरोप है या कन्विक्शन है, तो आप मुझे बताइए कि उसमें अब तक कितने आरोपियों का नाम अंकित किया गया या कितने लोगों पे तोहमत मढ़ी गई। जिन लोगों ने वो फोन पहुंचाया, जिन लोगों ने वो सीम पहुंचाया, क्या वो आरोपी नहीं है? तो दिक्कत यही है कि असद साहब का गुस्सा होना लाजमी इसलिए है क्योंकि आपने जिन 4 लोगों को मारा है वो चारों एक मजहब से हैं। साबरमती में जिन लोगों ने फोन पहुंचाया, जिन्होंने सिम कार्ड पहुंचाया, वो आरोपी तो अभी तक नामांकन आरोप में भी नहीं आए, उनको तो आरोपियों के तौर पे भी नहीं लिया है, उनको तो अपराधी का पता नहीं कब होगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अदालत में ने भी इस बात का संज्ञान क्यों नहीं लिया, यह समझ से परे है। लेना चाहिए था कि भाई उसके तक जहां आप हाई सिक्योरिटी में रह रहे हैं, जहां डिस्ट्रिक्ट बड़ी जेल होती है, उसमें जैमर लगे होते हैं, आम आदमी बात नहीं कर सकता, इवन अधिकारियों को भी इजाजत नहीं होती है एक हद के बाहर जेल के अंदर फोन ले जाने की। वहां से बैठ के वो कमांड चला रहा था। बताइए गुजरात में किसकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं दानिश कुरैशी। जिसने फोन दिया और जिसने, हाँ बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूं आपसे, मैं पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन दानिश कुरैशी, मैं वही सवाल आपसे पूछूंगा जो मैंने अब्दुल हफीज गांधी से पूछा। ये जो एनकाउंटर हुआ आज 2 लोगों का, इसमें पुलिस कह रही है हम पर गोली चलाई, हमने जवाब में उन पर गोली चलाई और वो ढेर हो गए। भाई आपने या तो इन्वेस्टिगेट कर लिया हो, आपने जांच कर ली हो और आपने पाया हो कि ये भाई फर्जी एनकाउंटर है, तो बता दीजिए, कोई तर्क दे दीजिए, कोई सबूत दे दीजिए हमें। ओके, चलिए आपकी ये बात मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं कि मैंने जांच नहीं की, तो क्या आपने जांच कर ली कि एनकाउंटर सही है? अच्छा, मतलब जब तक हम जांच ना कर लें तब तक पुलिस जो कहे, सुन लीजिए, मतलब आप ये कह रहे हैं पुलिस जो कहे उसे नहीं माना जाना चाहिए। अदालत कहां मानती है? उसका विटनेस चलता है क्या पुलिस का? किसी अदालत में आपने सुना कि पुलिस की गवाही मानी जाती है किसी भी मैटर में? ये तो एनकाउंटर का पर्पल है, लेकिन एक जनरल मैटर भी अगर हो उसमें भी आपको मानक जी पता होना चाहिए कि पुलिस की विटनेस वैलिड नहीं चली मानी जाती, उनकी गवाही नहीं मानी जाती। अब सवाल यहाँ ये है कि ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेटिव है। सुनिए, क्या अभी तक ऑफेंस रजिस्टर हुआ इस पे? क्या इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा इस एनकाउंटर पे? और मैं आपसे पलटकर छोटा सा सवाल ये पूछूंगा इस पर दानिश कुरैशी, अगर हैदराबाद की पुलिस, क्योंकि वहां की जो सरकार है, वहां की जो पुलिस है, वो तो आप ही के कंट्रोल में है ना, आप तो वहां सरकार में सहयोगी भी है ना? हमारे क्यों कंट्रोल में? मैं बता रहा हूं आपको, मैं उसका बाकायदा वजह दूंगा, तर्क दूंगा। ये अनिला सिंह जी कहां हमारे विरोधी? नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन भाजपा के पर्सन दानिश कुरैशी, सवाल सुन लीजिए, 1 मिनट, भागिए मत, नहीं देखिए ऐसे मत करिए, देखिए सवाल सुन लीजिए। आपने कहा यूपी पुलिस अगर कहती है एनकाउंटर सही है, उसको नहीं मानना चाहिए। अगर हैदराबाद पुलिस को एनकाउंटर करती है और कहती है हमने एनकाउंटर किया क्योंकि हम पर फायर हुआ, उसे भी नहीं मानना चाहिए? किसी भी एनकाउंटर को मानने की जरूरत क्या? इन्वेस्टिगेशन करवाइए आप, और एनकाउंटर हो ही क्यों? मैं तो एक ही बात कह रहा हूं, एनकाउंटर हो ही क्यों? आप इन्वेस्टिगेशन करवाइए। जितने भी मामले गुजरात में देखिए, कितने आईपीएस जेल में रह के आए, कितने सालों रहकर आए। सवाल यहाँ ये है, नहीं आपने नहीं, एक सेकंड, मानक जी सुन लीजिए, नहीं आपने मेरा जवाब नहीं, देखिए मेरा जवाब नहीं दिया आपने। मैं ये कह रहा हूं अगर यूपी पुलिस पर शक आप करते हैं, उसी तरह से सारी पुलिस पर शक करना चाहिए ना। आपने मीडिया पर सवाल उठाया, आपने कहा कि भाई जब तक इनकाउंटर साबित ना हो जाए सही है, तब तक उसे आप सही इनकाउंटर मत मानिए, पुलिस की बात मत मानिए। क्या वही हमें अपराधों में और जब पुलिस कार्रवाई करती है, हैदराबाद पुलिस पर भी यही लागू करना चाहिए तर्क? बिल्कुल। सुनिए, अब मैं जवाब दूं आपको। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने अब तक ये कहा है कि हम उन्हें मिट्टी में मिला देंगे या जेल में जाएगा या ऊपर जाएगा? ये भाषा किसी भी मुख्यमंत्री की सुनी है?
मैं ये नहीं कह रहा हूं। देखिए सवाल यहाँ ये है कि इस एनकाउंटर की भीति जो है शुरू से चली आ रही थी। जिस दिन से घटना घटी, सबसे पहला तो मामला ये है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार उमेश पाल की जान बचाने में नाकाम रही है। इस नाकामी को उनको स्वीकारना चाहिए। दूसरे नंबर पे जब वो कानून व्यवस्था बनाने में नाकाम रहे, सरेआम सड़कों पर बम चलते रहे, गोलियां चलती रहीं और एक व्यक्ति सहित 2 पुलिस कर्मचारी भी उसमें मारे गए बेचारे, तो दिक्कत यहाँ आके खड़ी होती है कि उसके बाद आप कानून व्यवस्था बनाने में जब नाकाम हो गए तो फिर आप लोकल बॉडीज को लेकर आकर बुलडोजर चलाते। आप स्वीकारिए कि हम नाकाम हैं, इसलिए हम बुलडोजर चला रहे हैं क्योंकि हम उनको रोक नहीं पाए। आप कहिए कि हम इंसाफ करने नहीं देंगे, हम गोली मार देंगे। प्रॉब्लम क्या है, आप चाहते नहीं हैं कि मामला, देखिए हमारे मुल्क में, माने जी मैं आपको बताऊं, हमारे मुल्क में एक जिंदा आतंकवादी पकड़ा गया था 26/11 का, आमिर अजमल कसाब। हमने उसकी भी ट्रायल चलाई थी और जब उसको अदालत ने फैसला सुनाया तब मौत के घाट उतारा गया। तो मैं मानता हूं कि शायद उससे बड़े आतंकवादी नहीं है ये। हाँ, बिल्कुल सही है। विभूति नारायण जी, उसके बाद हर्षवर्धन त्रिपाठी। विभूति नारायण जी, आपने जितने भी ये तस्वीरें मीडिया में देखी, जितनी भी जानकारी आपने देखी इस एनकाउंटर के बारे में, आपको क्या समझ में आता है? क्या आपको भी शक होता है इस एनकाउंटर पर? देखिए, अभी तो मुझे नहीं लगता कि शक का कोई कारण है। जिस तरह की तस्वीरें आई है, जिस तरह की परिस्थितियां सामने आ रही हैं, उसमें तो इसे उत्तर प्रदेश पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि माना जाना चाहिए, क्योंकि ये गैंग बड़ा रिसोर्सफुल गैंग है और इसके छिपने के और इसके तलाश के बहुत मुश्किल रास्ते थे। इसके छिपने के बहुत साधन इसके पास थे, तो उसमें इन्हें तलाश लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और मुझे नहीं लगता कि अभी जो प्रथम दृष्टया जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं उसमें हमें शक करना चाहिए। मैं सिर्फ अभी जो पैनलिस्ट बात कर रहे थे उनकी इस बात से तो सहमत हूँ कि इस तरह के बहुत सारे केसेस हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिसमें शक पैदा होता है पुलिस मुठभेड़ में। तो हमें उसको ध्यान में रख करके, कुछ लोगों के मन में अगर शक है तो वो वैलिड शक है, उसके बारे में हमें बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल अभी तो इस मामले को देख करके मुझे नहीं लग रहा कि इसमें किसी तरह शक करने की गुंजाइश है। ओके, और जैसे मैं अब्दुल हफीज गांधी से पूछ रहा था, इस तरह के अपराधी जो होते हैं, जो खानदानी अपराधी होते हैं, इनका तो पूरा खानदानी अपराधी है ना अतीक अहमद का, क्या ये सरेंडर करते हैं कभी विभूति नारायण जी, जो इनको गिरफ्तार कर लिया जाए जब ये भाग रहे हों, इन पर इनाम हो? देखिए, सबसे कारुणिक पक्ष तो यही है इस पूरे प्रकरण का कि अतीक अहमद खुद तो अपराध की दुनिया में गया ही, उसने अपने सारे बच्चों को भी उसमें डाल दिया। और कई बच्चे, जैसे यही जो लड़का मारा गया है, आज मैं अभी देख रहा था, ये पढ़ रहा था, तो बजाय इसको पढ़ाते लिखाते इसको एक भला इंसान बनाने की कोशिश करता, उसने इसे अपराध की दुनिया में डाल दिया और आज ये अंत देखने को मिला। उसके परिवार में जितने बालिग सदस्य हैं सभी जेल में हैं या नामजद हैं, और जो 2 नाबालिग बच्चे हैं वो मारे दर दर फिर रहे हैं अनाथालयों में। तो ये एक बड़ा ट्रेजिक पक्ष है। लेकिन अपराध की दुनिया इतनी सम्मोहक होती है कि एक बार उसमें आप फंस जाइए तो फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। जितना पैसा उसमें है, जिस तरह का ग्लैमर है, आप वो पॉलिटिकल संरक्षण की वजह से आप MP MLA भी हो सकते हैं, मंत्री भी हो सकते हैं, तो एक बार उसमें फंस जाने के बाद निकल पाना बड़ा मुश्किल था। तो अतीक का भी ये आप देख रहे हैं कि बड़ा ट्रेजिक परिणाम दिखाई दे रहा है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, ऐसे अपराधी कभी सरेंडर करते हैं कि वो पुलिस जाए, उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए कि जी आ जाओ, मैं जेल चलता हूं, आपको तो पता है कि फांसी होनी है, इस तरह के मर्डर के इतने सीरियस केसेस हो? तो ये सही कह रहे हैं आप, वो आसानी सरेंडर नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि सरेंडर करने के बाद, खासतौर से इस मामले में तो वीडियो या विजुअल्स मौजूद थे, तो आसानी सरेंडर नहीं करेंगे। बहरहाल इस केस की तो सारे तथ्य बाद में पता चलेंगे, तब उस पर कुछ टिप्पणी की जा सकती है। मतलब यूपी पुलिस पर आपको पूरा भरोसा है ना विभूति नारायण जी? नहीं, इस मामले में अभी मेरे मन में शक करने के कोई कारण नहीं है, जो तथ्य मेरे सामने हैं। लेकिन यूपी पुलिस पिछले कुछ सालों से बहुत सारे ऐसे, जिसे आप एनकाउंटर भी कह सकते हैं, जैसे पैर में गोली मारने का भी जिक्र आया है, बहुत सारे ऐसे काम यूपी पुलिस के द्वारा हुए हैं जिनको लेकर के मेरे मन में संदेह भी था और शर्म भी थी कि किसी सभ्य समाज में पुलिस को नहीं करना चाहिए। बहरहाल इस मामले में तो अभी तक कोई एडवर्स चीज़ मेरे सामने नहीं है, इसलिए मैं तो प्रशंसा करूंगा कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी यूपी पुलिस की। ओके, ये पैर में गोली मारने का क्या चक्कर है विभूति नारायण जी? आपको तो एक्सपीरियंस है दशकों का। पैर में गोली जब लगती है किसी अपराधी के, पकड़ा जाता है, तो इस पर शक क्यों होता है?
देखिए, पिछले 4-5 सालों में मुझे लगता है कि कई 100 अपराधियों को लगभग एक ही परिस्थिति में एक ही जगह पैर में गोली लगी है। तो ये कोई भी नॉर्मल जो अपने सेंसस में कोई व्यक्ति है वो उसे स्वीकार नहीं करेगा कि एक ही तरह से अपराधियों को गोली लग रही है। साफ दिखाई दे रहा है कि अपराधियों को पहले पकड़ा जा रहा है और अदालत में पेश करने के पहले ही पुलिस जज की भूमिका निभाने लगती है, उनको दोषी करार देती है और फिर उन्हें सज़ा भी दे देती है। तो ये तो कभी जब जांच होगा तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन मेरे मन में तो इसको लेकर के जिसे आप कह सकते हैं कि दुख है कि पुलिस को एक ऐसी एजेंसी में तब्दील कर दिया गया जहां पुलिस इस तरह की क्रूर कार्रवाई करके और अपने को जज और जल्लाद दोनों की भूमिका दे रही है। ये थोड़ा शर्मनाक है। अब देखिए, ये अब्दुल हफीज गांधी और दानिश कुरैशी बैठे हैं, ये दोनों आपको भी बिल्कुल उसी तरह का आरोप लगाएंगे आप पर भी, क्योंकि आपने भी कहा कि यूपी पुलिस बधाई की पात्र है आज के इस एनकाउंटर के लिए। बधाई की पात्र कैसे है, बताइए। मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी हाँ जी, आप ही से विभूति नारायण जी। देखिए, ये जो गैंग है ये बहुत रिसोर्सफुल गैंग है और इसके पहले आपने देखा होगा ये अरशद जो अतीक का भाई है, एक बार ये कई साल तक गायब रहा और पुलिस नहीं पकड़ पाई। इसके नेपाल, इसके बिहार, तराई, नॉर्थ ईस्ट, हर जगह इसके छिपने के अड्डे थे और ये बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी तब इनका सही लोकेशन मिला होगा। बहुत सारे मुझे तो लगता है कि 100 से ज़्यादा टीमें इस काम में लगी रही होंगी और रात दिन लगी रही होंगी, तब जा कर के उन्होंने उसका उनके वेयर अबाउट्स पता चले होंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। ये छिप जाता, कई साल तक पकड़ में नहीं आता, तो 2-4-10 साल बाद जब मुकदमा चलता तो ये जो आपके वीडियो वगैरह है ये सब तब तक बेकार हो चुके होते और सज़ा दिलाना एकदम नामुमकिन हो जाता। तो ये जिस तरह से यूपी पुलिस ने पकड़ा है इसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। इसके लिए घंटों की मेहनत लगी होगी तब जाकर के उसको। हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्षवर्धन जी, अगर मुख्यमंत्री कहेंगे मिट्टी में मिला देंगे और यूपी पुलिस के इस तरह के एनकाउंटर में बार बार पैर में एक ही जगह गोली लगेगी तो फिर तो शक होगा। अखिलेश और ओवैसी बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? हर्षवर्धन त्रिपाठी। नहीं मानक जी, किस बात का शक करना है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है अभी। और किसी भी सभ्य और संवेदनशील समाज में अगर लोक जनता जिसको कहते हैं ना कि पब्लिक है, ये सब जानती है, अगर उसको दिख रहा है कि उसकी कुर्सी पर बैठा उसका चुना हुआ जनप्रतिनिधि कह रहा है कि मिट्टी में मिला दूंगा, तो उसने किसको मिट्टी में मिलाने को कहा है? किसी संवैधानिक संस्था को मिट्टी में मिलाने को कहा? किसी व्यक्ति के लिए कहा कि नहीं इनको मिट्टी में मिला देंगे? किसी की फैक्ट्री तोड़वाने की बात कर दी? किसी सभ्य व्यक्ति के घर पर कहा कि पुलिस चली जाएगी? योगी आदित्यनाथ ने इस सवाल के जवाब में कहा कि उमेश पाल का दिन दहाड़े मर्डर कैसे होगा? पूरी बात बोलनी चाहिए। ये अखिलेश यादव सवाल खड़ा कर रहे थे और विधानसभा के भीतर खड़ा कर रहे थे, जिसका जवाब योगी आदित्यनाथ ने गुस्से में दिया। और किसी भी नेता को गुस्से में होना चाहिए। उसके राज में अगर पुलिस के प्रोटेक्शन में किसी व्यक्ति को जो गवाह है संवेदनशील मामले का, उसको कोई चढ़कर गोली मार दे रहा है, गोली बम लग रहा है जैसे कि एकदम कोई फिल्मी कहानी चल रही, और उसके बाद भी अगर वो व्यक्ति मिट्टी में मिलाने की सौगंध नहीं लेता है तो उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। इसीलिए जनता का भरोसा योगी आदित्यनाथ पर बढ़ता है। और मैं सचमुच आश्चर्यचकित हूं। मुझे लग रहा है कि मुसलमानों को अखिलेश यादव और मायावती कितना बुरा समझते हैं। यहां ये बात जानना चाहिए। मैं जो भी खबर देख रहा हूं कि गुलाम मोहम्मद के परिवार ने उसका शव लेने से मना कर दिया क्योंकि वो अपराधी है। शूटर गुलाम के परिवार ने शव लेने से मना कर दिया और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाईचारा इससे खराब होगा। किस भाईचारे की बात कर रहे हो? हर मुसलमान को अपराधी के साथ खड़ा कर देना चाहते हैं। शर्म नहीं आती है? और जो सबसे बड़ी बात है, आप जरा सोचिए किसको अपमानित कर रहे हैं। हम अक्सर कहते हैं कि पुलिस वाले खड़े रहते हैं, धूप बरसात हर जगह पुलिस की गोली जब चलती है तो जब कोई अपराधी मर गया तब तो बड़ा अच्छा देखा। जब पुलिस के ऊपर गोली चल जाती है तो सोचिए जरा उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसका परिवार। और कोई ये पुलिस वाले कोई इनका साम्राज्य नहीं होता है कि चलो ठीक है भाई परिवार में एक मर भी गया तो बहुत बड़ा साम्राज्य है, पैसे की खान है, गड्डी निकल रही है, असलहे निकल रहे हैं, सब चल जाएगा। उसकी अपनी जान कितनी मुश्किल में होती है। और आज हम ये चर्चा करने बैठे हैं
मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए इस तरह का दृष्टिकोण रखने वाले को। और मैं ये कहूंगा, हम लोग कई बार टीवी पर रहे हैं और विभूति नारायण जी से कई बार मेरी बहस भी हुई है। वो जो बात कह रहे हैं मैं उसको फिर से दोहरा रहा हूं। 49 दिनों से यूपी पुलिस ने क्या क्या कर्म नहीं किए होंगे। कहीं उसको एक कॉल मिलती होगी, छूट जाती होगी, कहीं एक जानकारी मिलती होगी, ट्रेस नहीं हो पाता होगा। और मैं अमिताभ यश को सुन रहा था कि मेरठ में तो 5 मिनट से वो बच गया। आप सोचिए, ऐसे में अगर कहीं मान लीजिए कि कुछ कम सिपाही होते और उधर से अपराधियों की फौज आती, वो क्या करती? वो गिरोह इनको गोली मार देता और हम टीवी पर चीख रहे होते कि योगी आदित्यनाथ जवाब दो। मुझे लगता है कि भारत में भारत की जनता आज के समय में थक चुकी है इस तरह की फर्जी बहस से। इस तरह की जो सहानुभूति रखने वाले लोग हैं कि इससे भाईचारा खत्म हो गया है, इससे वो थक चुकी है। लेकिन दूसरा पहलू भी हर्षवर्धन जी ये है ना, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं अदालतें बंद कर दो, फिर ये तो संविधान का इनकाउंटर हो गया। अदालतों में लोगों का भरोसा कैसे बढ़ेगा जब मुख्यमंत्री कहेंगे गोली मार दो और ऐसे इनकाउंटर होंगे बार 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 बार। सबको पहले से पता था। अब्दुल हफीज गांधी कह रहे हैं और सही कह रहे हैं, सबको पता था। या तो ये गाड़ी कब पलटेगी या फिर ये देख लेना इसका इनकाउंटर जल्दी होगा, जल्दी खबर आ जाएगी। मानक जी, पहली बात तो ये कि असदुद्दीन ओवैसी जब ये कह रहे हैं तो वो तो शायद बैरिस्टर साहब हैं, उनको पता ही, कम से कम ये तो देखना चाहिए कि इस वक्त अतीक और अशरफ की दोबारा साबरमती जेल से ले आकर न्यायालय के सामने ही सुनवाई चल रही है। करें न्यायालय बंद हो? अरे कुछ तो सोचना चाहिए। या सब कुछ अचानक उद्वेलना में, उद्वेग में आकर कुछ भी बोलने लगते हैं। अरे भाई, अतीक अशरफ नहीं, मुख्तार अंसारी उसका बेटा, और यही उसका बेटा था ना, उसने कहा था चुनाव के वक्त भैया से हमने बोल दिया है। नहीं, हर्षवर्धन जी एक सेकेंड हर्षवर्धन जी, यही बात तो कह रहे हैं अखिलेश और ओवैसी यही तो कह रहे हैं कि इस सरकार में जेल में डालकर कोर्ट में पेश करने का चलन नहीं है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पिछली सरकारों से जेल में है, इस सरकार ने नहीं डाला। यही कह रहा हूं मैं, यही तो कह रहा हूं। यही अतीक अहमद देवरिया जेल में था, जेल के भीतर किसी को पकड़कर पीटने की खबर थी। यही मुख्तार अंसारी का बेटा, उसकी पत्नी इसी सरकार में भी चली जा रही थी। यानी तंत्र कितना मजबूत है, आप उसकी कल्पना कीजिए। और आप कह रहे हैं कि इनको नहीं ले जाया जा रहा है। क्या प्रतिदिन सिर्फ गोली मारी जा रही है? आप किसी कचहरी में चले जाइए, किसी जगह चले जाइए, हर दिन न्यायालय के सामने एक के बाद एक मामले आ रहे हैं, अपराधी आरोपी। अच्छा हर्षवर्धन जी, ओके, ऑल राइट, ओके हर्षवर्धन जी, एक छोटा सा सवाल, मैं सीधा जवाब चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि आपने बुलडोजर की कार्रवाई का भी खुला समर्थन किया था और आप मिट्टी में मिलाने का भी खुला समर्थन कर रहे हैं। क्या आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि जितना दुर्दांत अपराधी हो उसका वही अंजाम होना चाहिए, या आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट में पेश करना चाहिए, लेकिन अगर वो गोली चलाएगा तो फिर पुलिस की गोली चलेगी? एकदम सीधा जवाब मानक जी, पुलिस प्रोटेक्शन में जो अपराधी चढ़कर गोली मारने का दुस्साहस करता है वो पुलिस को छोड़ देगा, मैं ये नहीं मान सकता हूं, क्योंकि पहले ही उसने 2 पुलिस वालों को गोली मार दी। लेकिन कितना भी बड़ा अपराधी हो उसको पकड़कर न्यायालय के ही सामने लाना चाहिए। अब अगर उसका दिमाग खराब हो गया है कि सबसे बड़ा गुंडा वो है, वो पुलिस पर गोली चलाएगा, तो पुलिस को 303 से अगर आधुनिक असॉल्ट राइफल्स मिल गई और AK-47 AK-56 मिल गई तो उसकी वजह यही है कि अपराधी आगे निकल जाते थे, पुलिस जान गंवाती। ठीक है, अब्दुल हफीज गांधी बोलिए। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हर्षवर्धन जी बहुत सीनियर पत्रकार हैं और वो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं यहाँ पर बैठ। वो कह रहे हैं कि मिट्टी में मिलाना ठीक है, उन्होंने बुलडोजर पॉलिटिक्स का बहुत बार सपोर्ट भी किया है। मैं हर्षवर्धन जी से पूछना चाहूंगा कि किस कानून की धारा में बुलडोजर पॉलिटिक्स है, या अपराधी कितना भी दुर्दांत अपराधी क्यों ना हो, उसके परिवार ने थोड़ी गुनाह किया है, आप उसका घर क्यों ढा देंगे? तो कहीं पर भी नहीं है। A person is innocent till proved guilty। जब तक वो गिल्टी नहीं प्रूव हो जाता न्यायिक प्रक्रिया से, तब तक आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। और किसी भी CRPC में कोई भी प्रोसीजर नहीं है कि आप उसका बुलडोजर से घर ढा देंगे, जबकि कानूनी प्रक्रिया अभी चली भी नहीं है। तो ये जो बुलडोजर पॉलिटिक्स का, उसका सपोर्ट करते हैं हर्षवर्धन जी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि किसी सरकार की एनकाउंटर क्या पॉलिसी हो सकती है? योगी जी कई बार कह चुके हैं कि एनकाउंटर उनकी नीति है, एनकाउंटर उनकी पॉलिसी है। एनकाउंटर का मतलब होता है कि कई पुलिस वाले या अपराधी अचानक आमने सामने आ गए और उसमें गोलियां चल गई, ये तो जस्टिफाइड है। लेकिन पैर के नीचे मैक्सिमम केसेस में गोली लगेगी तो सवाल उठेंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं, इसी चीज को कहा जाता है कानून को हाथ में लेना।
भारतीय जनता पार्टी का अपना एक संविधान है, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक कानून है जिस पर ये चलना चाहते हैं, जो देश के कानून से भिन्न है। हमारे कानून में ड्यू प्रोसेस अच्छा, ओके, ऑल राइट। अनिला सिंह, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। मेरे जहन में बड़ा सिंपल सा एक सवाल है। अगर आप ये कह रही हैं कि पुलिस पर गोली चलेगी तो पुलिस गोली चलाएगी, आप ये कहना चाह रही हैं कि अखिलेश और मायावती की सरकार में जब पुलिस पर गोली चलती थी तो पुलिस जवाब में इनकाउंटर नहीं करती थी? आपने उनको इनकाउंटर का हक दिया है। पहले वाली सरकारों ने उनके हाथ बांधे हुए थे, वो गोलियां खाते थे। अरे भाई, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के समय तो यही लोग तो सरकार चला रहे थे, यही सरकार चला रहे थे। पुलिस वालों को यही बताते थे कि इस अपराधी को, जो इनके अपोजिट गैंग के लोग होते थे, यही लोग तो बताते थे भाई इस अपराधी के खिलाफ आप कार्रवाई करो, इसके खिलाफ मत कार्रवाई करो। अभी तो मैंने शुरुआत में जब आपने मुझसे प्रश्न किया था पूरा खाका उतार के मैंने रख दिया था। नहीं, मेरा सवाल दूसरा था। नहीं, आपने कहा ना, आपने कहा गोली चलेगी तो पुलिस गोली चलाएगी, इसीलिए इनकाउंटर हो रहे हैं, ये आपका तर्क है। मतलब पिछली सरकारों में पुलिस पर जब गोली चलती थी तो पुलिस अपराधियों पर गोली नहीं चलाती थी, खाती रहती थी गोली, आप ये कह रही हैं? अरे अभी मैं उसी का तो उत्तर दे रही हूं। ये जो गुंडे माफिया है ना, अंसारी, अतीक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो इनकी सरकारें चला रहे थे, समाजवादी पार्टी की और बीएसपी की सरकारें चला रहे थे, यही बताते थे कि कहां इनकाउंटर होगा, कहां मारना है, कहां नहीं मारना है। सरकार ही यही चला रहे थे साहब। और मैं फिर कहूंगी, देखिए मानिक जी, मैं एक पुलिस वाले की बेटी हूं और मैं जानती हूं कि जब मेरे पिताजी दबिश के लिए जाया करते थे उसमें एनकाउंटर भी हो जाता है। तो घर पे मेरी माँ को बता के नहीं जाते थे, क्योंकि वो कहते थे कि जब पुलिस वाले यहाँ पे राय साहब बैठे ये बता देंगे इस चीज को। दबिश देने जाते हैं तो सर पे कफन बांध के जाते हैं। साहब ये तो गोली है ना, ये देख के नहीं चलेगी। पुलिस वाले भी मारे जाते हैं। दानिश कुरैशी, क्लोजिंग कमेंट आपका है। दानिश कुरैशी, आप जो स्टैंड आज ले रहे हैं, क्या आप यूपी की पूरी पुलिस के खिलाफ स्टैंड नहीं ले रहे हैं? ये आप कह रहे हैं संविधान का इनकाउंटर हो रहा है, क्या आप पुलिस के मोरल का इनकाउंटर नहीं कर रहे हैं ये बोल के? देखिए, सबसे पहली बात, ये किसी भी गैर कानूनी घटना को क्रिटिसाइज करना, किसी स्टेट की पुलिस को चैलेंज करना या उसकी मॉरलिटी की बात करना नहीं है। दरअसल मानक जी, ये सवाल तो आपका अनिला सिंह जी से होना चाहिए था, क्योंकि नासिर और जुनैद के मामले में मोनू मानेसर जैसे कट्टरपंथी को लेकर वहां कट्टरपंथियों ने बाकायदा पंचायत बुलाई और राजस्थान राज्य की पुलिस के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए पता है आपको? मैं यहाँ इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, वो तो समूची राजस्थान पुलिस के लिए कहा गया। यहाँ तो आप देखिए उत्तर प्रदेश के तमाम पुलिस महकमा इस एनकाउंटर में इन्वॉल्व नहीं है। इस एनकाउंटर में कितने लोग? 2, 4, 5, 10, 15 लोग होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। 15 लोगों का या 25 लोगों का एक समूह पूरा उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं है। लेकिन हरियाणा के अंदर में जो भाषा का इस्तेमाल किया गया एक प्रदेश की पुलिस के खिलाफ, वहां आज तक एफआईआर नहीं हुई। उस महापंचायत में हिस्सा लेने वाले आतंकवादियों के घर बुलडोजर नहीं पहुंचा, उनको आरोपी नहीं बनाया, उनके एनकाउंटर नहीं हुए। कब होंगे? अनिला सिंह जी से ये भी तो पूछ लीजिए। अनिला जी 20 सेकंड, अनिला जी 20 सेकंड, टाइम खत्म हो रहा है। भाई देखिए, ऐसा है मानिक जी, मैं एक चीज जानती हूँ, मैं अपनी योगी सरकार के विषय में, उत्तर प्रदेश के विषय में यहाँ पर जरूर बोलूंगी। तो मुसलमानों की पार्टी, केवल मुसलमानों की बात करेंगे, यहाँ ये देश के और राज्य के नागरिकों के विषय में बात नहीं करेंगे। और बिल्कुल साहब, मेरे देश में कानून का राज चलता है, उस कानून के तहत ही एनकाउंटर होते हैं। और एनकाउंटर में जो गोली है ना, किसी को भी लग सकती है। आपको छोटी सी बात समझ में नहीं आती है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ। सबसे ज्यादा अपराधी जो है यहाँ हमारे जोन में, जो मेरठ जोन जो है ना, यहाँ पर मारे गए हैं। अगर मैं मेरठ पुलिस की बात कर लेती हूँ तो यहाँ पर 2017 से अब तक जो है 3,500 के करीब एनकाउंटर हुए हैं। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। बहुत धन्यवाद आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। आप ये शो, ये डिबेट, गर्मा गर्म बहस दोबारा देखने चाहें तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर देख सकते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है।